Okay students, welcome to the class. In continuation of chapter number 3rd, this is the second last topic is managerial response to changes in business environment. जो business environment में हमारे changes हुए due to the new economic policies 1991 that were LPG, liberalization, privatization and globalization. There are some basic effects which have been measured at the managerial stage. हमने managerial stages पे कुछ changes को हमने measure किया. The first change was diversification. After the globalization or privatization or liberalization, many of the companies diversified their business into new segment. उन्होंने जिस segment में वो लोग work कर रहे थे उससे हट करके डाइवर्सिफाई होकर के उन लोगों ने नए सेगमेंट में काम करना स्टार्ट कर दिया. से फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज इससे पहले शूटिंग्स और शटिंग्स में काम करती थी, मतलब कपड़े टेक्सटाइल में काम करती थी. आफ्टर एलपीजी दे हैव शिफ्टेड देयर बिजनेस इनटू वेरियस सेगमेंट्स. से फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन एंड आफ्टर दैट दे हैव शिफ्टेड इनटू पावर सेक्टर. Reliance Power, Reliance Communication, Reliance Insurance, they have shifted into various segments after this LPG policy, New Economic Policy 1991. So this is known as diversification. अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर लेना. टेक्सटाइल बिजनेस में अगर वो बढ़ रहे होते तो हमसे ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कह रहे होते, लेकिन अभी उन्होंने अपने पूरे बिजनेस को अलग ही सेगमेंट में मॉडिफाई कर दिया, कैसे डाइवर्सिफाई कर लिया. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन. अलग से कोई नया काम स्टार्ट करना. सेकंड इज जॉइंट वेंचर, कोलैबोरेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीनेशनल्स. जॉइंट वेंचर हमने पहले भी बात की थी. दो कंपनीज जब साथ में मिलके एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, दिस इज नोन एज जॉइंट वेंचर. इसका एग्जांपल अगर मैं लूं तो हम ले सकते हैं महिंद्रा एंड रेनो. महिंद्रा ने रेनो के साथ मिलके, या ये कह लीजिए रेनो ने अपने आप को इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए महिंद्रा के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर किया था. अगर आपको याद हो तो एक कार आती थी लोगान, LOGAN, लोगान. तो वो महिंद्रा और रेनो, जिसको आप लेमैन में रेनोल्ट कह देते हैं, उसका सही प्रोनाउंसिएशन रेनो है, RENAULT, रेनो, जिसकी डस्टर वगैरह आती हैं. तो उस कंपनी ने, रेनो कंपनी ने महिंद्रा के साथ मिलके अपने आप को इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए लोगान नाम की कार को स्टार्ट किया, लोगान नाम की कार को इंट्रोड्यूस किया. उसके बाद है कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है? दूसरी कंपनी के साथ मिल जाना, मर्ज हो जाना. जैसे कि अगर हम बात करें तो आपकी ये जो कंपनी है जैगुआर, ये किसमें कोलैबोरेट हो गई? टाटा में. आपको पता होना चाहिए जैगुआर जो कंपनी है, रेंज रोवर जो कंपनी है, ये दोनों कंपनीज किसमें मर्ज हो गई हैं, किसमें कोलैबोरेट हो गई हैं? टाटा मोटर्स में कोलैबोरेट हो गई हैं, मर्ज हो गई हैं. तो दिस इज नोन एज जॉइंट वेंचर और कोलैबोरेशन ऑफ मल्टीनेशनल्स. नाउ थर्ड वन इज ब्रांड बिल्डिंग. देखिए कोई भी कंपनी है वो आज सबसे ज्यादा क्या चाहती है? अपने ब्रांड को पॉपुलर बनाना चाहती है. जैसे कि फिलिप्स एक ब्रांड है. अब फिलिप्स किस पे ब्रांड है? फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाने में एक ब्रांड है. बजाज किस पे ब्रांड है? बजाज एक मल्टीनेशनल ब्रांड है, मतलब वो कई सारे सेक्टर्स में काम करता है, मल्टी सेक्टर ब्रांड है. बजाज का आपका ऑटोमोबाइल सेगमेंट भी है, बजाज का आपका इलेक्ट्रिक सेगमेंट भी है, बजाज का आपका इंश्योरेंस सेगमेंट भी है. तो बजाज इज अ मल्टी सेक्टर ब्रांड. अब वो क्या कर रहे हैं? अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं. ब्रांड बिल्डिंग किससे होती है बच्चों? ब्रांड बिल्डिंग सिर्फ एक ही चीज से होती है, उसका नाम है मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट. जब कंपनी अपनी मार्केटिंग करती है, अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, तो वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के माइंड तक फ्रेम कर देती है. वो कस्टमर को ये बता रही होती है कि वी आर प्रोड्यूसिंग सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट, आवर क्वालिटी इज सुपीरियर देन फ्रॉम अदर्स. हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा फार
बेटर है, दिस इज नोन एज ब्रांड बिल्डिंग, अपने प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज को इंप्रूव करना। सो इट इज यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। देखिए आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ एलपीजी वी हैव स्टार्टेड दैट यू नीड टू improve your technology so that you can satisfy your customer in the best manner। अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में अडॉप्ट करना होता है। नेक्स्ट इज इंप्रूव कंपनसेशन लेवल। ये कंपनसेशन लेवल हमने क्यों लिया है? आफ्टर एलपीजी पॉलिसी व्हेन वी आर हैविंग अ प्राइवेटाइज्ड सेक्टर of business, we are having a classified and more specialized team peoples, employees कह लीजिए। जैसे कि अगर हम पहले बात करें इंजीनियरिंग का जो वर्क था प्राइवेटाइजेशन या लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन से पहले, उसमें क्या होता था, जो कोर्स फील्ड थी उन कोर्स फील्ड के लोगों को हम रिक्रूट लेते थे, उनसे हम हर जगह काम कराते थे। बट आफ्टर एलपीजी पॉलिसी we are having more specialized peoples for the work। अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें, पहले जो पेट्रोलियम सेक्टर था उस पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को लिया जाता था, लेकिन अब आफ्टर दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 वी आर हैविंग स्पेशलाइज्ड पेट्रोलियम इंजीनियर। अब हमारे पास पेट्रोलियम इंजीनियर हैं जिन्होंने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक जो किया है वो स्पेशलाइज किया है पेट्रोलियम सेक्टर में, केमिकल से उनका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग जिनको आपने रिक्रूट किया है, जो आपके स्पेशलाइज्ड टीम मेंबर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, यू नीड टू प्रोवाइड देम अ वेरी गुड कंपनसेशन लेवल। उनको आपको अच्छी से अच्छी अट्रैक्टिव सैलरी प्रोवाइड करवानी होगी। अब से हम बात करें सीए, अगर आप सीए कंपनी में लगा रहे हैं, अकाउंटेंट और सीए का लेवल एक जैसा नहीं हो सकता। अकाउंटेंट इज अकाउंटेंट, जिसने बीकॉम या सिंपल एमकॉम किया होगा, लेकिन जिसने सीए किया है उसके सैलरी पैकेज में बिल्कुल हाइक मिलेगा। क्यों? क्योंकि ही इज स्पेशलाइज्ड इन हिज सेक्टर, उसने अपने स्पेशलाइजेशन किया है, उसने सीए की डिग्री किया है, तो उसका कंपनसेशन हमेशा आपको ज्यादा देना होगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज कस्टमर फोकस। पहले 1991 से पहले क्या होता था, पीपल्स आर नॉट अवेयर। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनके पास ज्यादा चॉइस नहीं थे। उनको जो प्रोडक्ट परचेज करना होता था, सर्टेन कंपनी थी जो प्रोडक्ट्स को बनाती थी, आपको उन्हीं को यूज करना होता था। बट आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 various companies are there, now customer is the king of the market। अब कस्टमर क्या है? किंग है मार्केट का। कस्टमर इज हैविंग वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस टू मेक। उसके बाद बहुत सारी वैरायटीज हैं, किसके प्रोडक्ट को वो परचेज करेगा वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। तो नाउ द पॉलिसी ऑफ ईच एंड एवरी कंपनी इज फोकस्ड टुवर्ड्स द कस्टमर। किसके लिए फोकस्ड है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए फोकस्ड है, कस्टमर बिल्डिंग के लिए फोकस्ड है, कस्टमर रिटेंशन के लिए फोकस्ड है। नाउ व्हाट इज रिटेंशन? कस्टमर को रिटेन करना, मतलब एक बार प्रोडक्ट अगर आपने बेच दिया, अगर आपने उस कस्टमर को अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवाई, उस कस्टमर से आपने फीडबैक नहीं लिया, तो द कस्टमर विल नॉट कम टू यू अगेन। वो कस्टमर आपके पास दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए वो कह रहे हैं यू नीड टू रिटेन योर कस्टमर फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय के लिए आपको अपने कस्टमर को रिटेन करना चाहिए। So these are the managerial response which have been noted in the business environment. Now the next and last topic is demonetization। आप सभी को पता है on November 8, 2016 our honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi announced that after 8 of November 2016 means from 9th November the use of 500 and 1000 rupees note will be banned। जो अब तक मतलब 8 नवंबर 2016 तक जो 500 और 1000 रुपीस के नोट्स करेंसी में एप्लीकेबल थे, उनको अब यूज नहीं किया जाएगा। दे विल बी बैंड फ्रॉम 9th नवंबर 2016। और उसमें क्या किया उन लोगों ने? विड्रॉल ऑफ 86% करेंसी।
जो मार्केट में फ्लोट हो रही थी, कितनी परसेंट? 86% करेंसी which was floating in the market, that all the currency will be withdrawn by the Reserve Bank of India from order of Honorable Prime Minister। उन्होंने क्या कहा कि जो 86% करेंसी जो हमारे मार्केट में फ्लो हो रही है उसको अब हम विड्रॉ कर रहे हैं। अब हम 5,000 और 500 और 1,000 रुपीस के नोट का यूज बंद कर देंगे। ऐसा क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, टू स्टॉप टेररिज्म एक्टिविटी इन इंडिया। इंडिया में टेररिज्म एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए उन्होंने डीमोनेटाइजेशन का बहुत बड़ा स्टेप लिया। क्यों? क्योंकि टेररिस्ट के पास जब नोट ही नहीं होंगे 500 और 1,000 रुपीस के, तो वो अपने लिए टेररिज्म एक्टिविटी को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसका दूसरा रीजन भी था, जस्ट टू फ्लैश आउट वेयर इज द ब्लैक मनी इज, कहां है हमारे इंडिया में ब्लैक मनी, उसको फ्लैश आउट करने के लिए भी डीमोनेटाइजेशन काम किया गया था। Some features is, first is tax administration measure। Now what is tax administration? देखिए इसमें डीमोनेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने कहा कि आपको आपके थ्रू जो आपके पास पैसा आपके घर पे है उसको आपको अपने कंसर्न बैंक या कोई से बैंक में जाना है, वहां जाकर के पहले अपने अकाउंट में जमा कराना है और उसके बाद उस पैसे को आप निकाल सकते हैं। या फिर एक लिमिट थी कि आप दिन भर में 2,000 रुपीस आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो वो क्यों किया गया? जस्ट टू कैलकुलेट हाउ मच टैक्स इज पेंडिंग इन इंडिया, कितना टैक्स जो है वो इंडिया में पेंडिंग है। टैक्स को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, मेजर करने के लिए डीमोनेटाइजेशन किया गया था। सेकंड इज नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स एवेशन। मतलब गवर्नमेंट ये कह रही है कि वी विल नॉट टॉलरेट द टैक्स एवेशन। अगर आपने टैक्स को चोरी किया है तो हम उस कंडीशन को टॉलरेट नहीं करेंगे। अब आप कहोगे साहब अब हमसे टैक्स ले लीजिए, नो, वी विल इम्पोज यू अ फाइन, वी विल, हम आपसे आपका जो पैसा आप जमा करा रहे हो अब हम उसको आपको वापस नहीं करेंगे क्योंकि आपने इसकी टैक्स की चोरी करके ये पैसा आपके पास सेव किया था। थर्ड इज टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए उन्होंने कहा सबसे पहली बात तो ये है कि हमें टैक्स को एडमिनिस्टर करना है, कितना टैक्स हमारे पास पेंडिंग चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। दूसरा उन्होंने कहा कि हम ये चैनलाइज करना चाहते हैं कि आपके पास जो आपका पैसा है पहले वो बैंक में जमा हो जाएगा और उसके बाद आप उस पैसे को धीरे धीरे करके निकाल पाएंगे, विड्रॉ कर पाएंगे। एक बार लेकिन आपको आपका पैसा बैंक में आपके अकाउंट में सबमिट करवाना होगा क्योंकि वो देखना चाहते थे कि इंडिया में कितना पैसा ऐसा है जो अभी तक डिस्क्लोज ही नहीं हुआ है, जिसका स्टेटमेंट हमारे पास है ही नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास स्टेटमेंट कैसे आएगा बच्चों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास स्टेटमेंट जब आएगा जब आप टैक्स का डिस्क्लोज करोगे, आप इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे, आप टैक्स बताओगे कि वी आर अर्निंग सो मच ऑफ अमाउंट, हमारा इतना टैक्स बनता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इंफॉर्मेशन जाएगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती थी, वो लोग मॉनिटर करना चाहते थे कि इंडिया में कितना पैसा ऐसा है जो अभी तक ब्लैक मनी है। एंड द लास्ट वन इज क्रिएटिंग लेस कैश और डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी। वो ये चाहते थे कि कैश लेस इकोनॉमी हो जाए हमारे इंडिया की, सभी लोग डिजिटली पेमेंट्स करें। अब उन्होंने डिजिटल पेमेंट्स के लिए क्या क्या बनाए? हमारे पास भीम ऐप आया, फोन पे आया, पेटीएम हमारे पास पहले से ही वर्किंग में था और अभी लेटेस्ट आया है गूगल पे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डीमोनेटाइजेशन एंड मैनेजर रिस्पांस टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। थैंक यू।